सोचिए जरा, एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ 94 साल में आसमान की बुलंदियों से सीधे जमीन पर आ गिरा। ये कहानी है 14वीं सदी के भारत के तुगलक वंश की। एक ऐसा दौर जो बड़े बड़े सपनों, गजब के आइडियाज और आखिर में भयानक तबाही से भरा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि कोई ब्रिलियंट आइडिया एक पूरे एम्पायर को तबाह कैसे कर सकता है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में। एक ऐसा सुल्तान जिसके आइडियाज ने इतिहास तो बदल दिया, पर शायद वैसे नहीं जैसा उसने खुद सोचा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 14वीं सदी की शुरुआत से। उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का राज था, लेकिन वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बिखर रहा था। एक तरफ मंगोलों के हमले और दूसरी तरफ महल के अंदर ही साजिशें। दिल्ली की गलियां सत्ता के लिए एक खूनी खेल का मैदान बन चुकी थी। और इसी अफरा तफरी के माहौल में पंजाब के एक गवर्नर गाजी मलिक ने मौका देखा। उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, बिखरे हुए सिस्टम को संभाला और गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल लेकर तुगलक वंश की नींव रखी। ये सिर्फ एक सत्ता बदलना नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। गियासुद्दीन का राज भले ही छोटा रहा, पर था बड़ा दमदार। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को पटरी पर लाया, मंगोलों को बॉर्डर पर ही रोक दिया और अपने बेटे जौना खान को साउथ इंडिया जीतने के लिए भेज दिया। इन जीतों ने सल्तनत को इतना बड़ा बना दिया जितना वो पहले कभी नहीं थी, और यहीं से अगले सुल्तान के लिए स्टेज तैयार हो रहा था। लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य है। हुआ ये कि बंगाल जीतकर जब वो लौट रहे थे तो उनके स्वागत में एक लकड़ी का स्टेज बनाया गया, जो अचानक गिर गया और उनकी मौत हो गई। कमाल की बात ये कि उनका बेटा जौना खान बाल बाल बच गया। कई हिस्टोरियंस का तो ये मानना है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि सिंहासन पर बैठने के लिए बेटे की ही एक सोची समझी साजिश थी। और इसी के साथ कहानी में एंट्री होती है जौना खान की, जो अब कहलाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास उन्हें दिल्ली के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे पढ़े लिखे, लेकिन साथ ही सबसे कंट्रोवर्शियल शासकों में से एक मानता है। कमाल की बात यह है कि उनका राज सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी ऊंचाई पर भी ले गया और उसी के पतन की वजह भी बना। इनके कैरेक्टर की सबसे दिलचस्प बात थी कि वो दो एक्सट्रीम्स में जीते थे। एक तरफ तो वो एक जीनियस थे, फिलॉसफी, मैथ्स, पोएट्री, हर चीज की कमाल की समझ थी। और दूसरी तरफ वो इतने जालिम और बेसब्र थे कि पूछो मत। उनके आइडियाज तो बहुत बड़े थे, पर उन्हें लागू करने के तरीके हकीकत से कोसों दूर और बेरहमी से भरे होते थे। उनके राज में सल्तनत अपने पीक पर थी, मतलब लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उनके कंट्रोल में था। पर जाहिर है इतने बड़े एम्पायर को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, और इसी चैलेंज ने उन्हें अपने वो बदनाम एक्सपेरिमेंट्स करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब बात करते हैं उनके उन 3 बड़े और विनाशकारी एक्सपेरिमेंट्स की। मजे की बात यह है कि ये पॉलिसीज अच्छी नीयत से बनाई गई थी, मतलब असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन इन्हें लागू करने का तरीका इतना भयानक था कि यही सल्तनत की तबाही का कारण बन गई। पहला एक्सपेरिमेंट, कैपिटल को शिफ्ट करना। आइडिया तो बहुत अच्छा था कि राजधानी दिल्ली से हटाकर दौलताबाद ले जाएं, जो एम्पायर के सेंटर में थी। पर फिर आया उनका फरमान, दिल्ली की पूरी आबादी को, हर एक इंसान को 1500 किलोमीटर पैदल मार्च करके दौलताबाद जाने का हुक्म दिया गया। नतीजा, एक भयानक त्रासदी। उस मुश्किल सफर में हजारों लोग मारे गए और आखिर में ये पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो गया। उनका अगला एक्सपेरिमेंट तो सच कहूं तो अपने वक्त से सैकड़ों साल आगे था। टोकन करेंसी। देखिए, उस वक्त दुनिया में चांदी की कमी हो रही थी, तो सुल्तान ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया निकाला। उन्होंने पीतल और तांबे के सिक्के बनवाए और ऐलान कर दिया कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। ये एक तरह से आज की पेपर करेंसी जैसा ही कॉन्सेप्ट था। पर इस ब्रिलियंट आइडिया में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। सुल्तान इस पर कंट्रोल नहीं रख पाए। नतीजा ये हुआ कि हर घर में ही सिक्के ढलने लगे। लोगों ने अपने घरों में पीतल और तांबे के नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते पूरा बाजार नकली पैसों से भर गया। इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो गई और आखिर में सुल्तान को अपनी ही जेब से उन बेकार सिक्कों के पहाड़ खरीदने पड़े। और उनका तीसरा विनाशकारी कदम था टैक्स में जबरदस्त बढ़ोतरी। उन्होंने गंगा यमुना के सबसे फर्टाइल इलाके दोआब में टैक्स को सीधा 10 से 20 गुना बढ़ा दिया। और जानते हैं ये कब किया? जब वहां भयंकर अकाल पड़ा हुआ था।
जाहिर है नतीजा ये हुआ कि किसान अपनी जमीनें छोड़कर भाग गए और हर तरफ विद्रोह शुरू हो गए। पूरे इलाके में भुखमरी और अफरा तफरी फैल गई। उस वक्त सुल्तान के दरबार में मरक्को के फेमस ट्रैवलर इब्न बतूता भी मौजूद थे। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वो लिखा है। वो कहते हैं शायद ही कोई दिन या हफ्ता ऐसा गुजरता था जब बहुत से मुसलमानों का खून ना बहाया जाता हो। इन विद्रोहों को कुचलने के लिए सुल्तान ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। नतीजा, सल्तनत अब सिकुड़ने लगी। दक्षिण में विजयनगर जैसे मजबूत राज्य आज़ाद हो गए। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठे उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, उन्हें विरासत में क्या मिला? एक टूटा हुआ, खाली खजाने वाला और विद्रोह से भरा हुआ सल्तनत। उन्होंने हालात को सुधारने की कोशिश तो की, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग था। फिरोज शाह का दौर एक तरह से मरहम लगाने जैसा था। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरों का जाल बिछवा दिया, अस्पताल बनवाए, लोगों को काम देने के लिए दफ्तर खोले और फिरोजाबाद जैसे नए नए शहर बसाए। और हाँ, उन्होंने अपने से पहले वाले सुल्तान के ज़माने की क्रूर सजाओं पर भी रोक लगा दी। लेकिन यही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो वो जनता की भलाई करने वाले, चीज़ें बनवाने वाले सुल्तान थे, और दूसरी तरफ वो एक बेहद कट्टर शासक भी थे। उन्होंने शरिया कानून को बड़ी सख्ती से लागू किया, गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स लगाया, कई हिंदू मंदिर तोड़े और यहाँ तक कि गुलामी की प्रथा को भी बहुत बढ़ावा दिया। 1388 में फिरोज शाह की मौत हुई और उसके बाद तुगलक वंश का पतन बहुत तेजी से हुआ। उनके बाद जो भी गद्दी पर बैठे वो इतने कमजोर थे कि सत्ता संभाल ही नहीं पाए और सल्तनत में पूरी तरह से अराजकता फैल गई। और ये पतन हुआ कितनी तेजी से, जरा देखिए। फिरोज शाह के बाद कमजोर शासकों का दौर आया और फिर छिड़ गया एक भयानक सिविल वॉर, यानी गृह युद्ध। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक ही समय पर दिल्ली में दो सुल्तान राज कर रहे थे। इस लड़ाई ने सल्तनत को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। और ठीक जब सल्तनत अपनी सबसे कमजोर हालत में थी, तब सेंट्रल एशिया से एक असली तूफान उठा। उसका नाम था तैमूर, तुर्क मंगोल हमलावर, जो अपनी विशाल सेना लेकर सीधा दिल्ली के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। तैमूर का हमला दिल्ली के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उसने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। कई दिनों तक लूटपाट चलती रही। 1 लाख से ज्यादा कैदियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये हमला तुगलक वंश के ताबूत में आखिरी कील की तरह था। दिल्ली को इस तबाही से उबरने में करीब 100 साल लग गए। ऑफिशियली तुगलक वंश का अंत 1413 में हुआ, जब आखिरी सुल्तान की मौत हो गई। वो नाम का राजा था, जिसके पास असल में कोई राज ही नहीं बचा था। उसकी जगह तैमूर के ही एक आदमी ने सैयद वंश की शुरुआत की, और इस तरह एक वक्त के महान साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। तो आखिर में तुगलक वंश की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें दिखाती है कि बड़े बड़े सपने और शानदार आइडियाज भी अगर प्रैक्टिकल ना हो और उनमें आम इंसान के लिए हमदर्दी ना हो, तो वो तबाही ला सकते हैं। ये लीडरशिप और गवर्नेंस का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही काम का है। उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम इतिहास की इन गलतियों से क्या सीख सकते हैं।